नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। चंद वंश की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सोमचंद, आत्मचंद व पूर्णचंद के बारे में देखा था। इस भाग में हम देखेंगे पूर्णचंद के पुत्र इंद्रचंद व कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। पूर्णचंद के पुत्र इंद्रचंद के बारे में कहा जाता है कि यह 758 से आपके 788 तक गद्दी पर बैठा। यह एक घमंडी शासक था। इसने अपनी तुलना भगवान इंद्र से की थी। तो घमंडी शासक होने के साथ इसने राज्य की प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे इसने चंपावत में एक रेशम का कारखाना खुलवाया था। तो यह पहला शासक था रेशम का कारखाना खुलवाया। तो ये कहाँ खुलवाया था इसने? ये चंपावत में खुलवाया था। यह पहला शासक था चंद्रवंश का जिसने रेशम का कारखाना खुलवाया था। अब इसने रेशम के कारखाने के लिए नेपाल के राजा सोमजोंगपो की गोरखानी रानी की सहायता से रेशम के कीड़े मंगवाए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इंद्रचंद ने रेशम के कीड़े कहाँ से मंगवाए थे? तो रेशम के कीड़े नेपाल से मंगवाए थे। नेपाल से मंगवाए थे। रेशम के कीड़े राजा ने मंगवा तो लिए, लेकिन जितना उसने सोचा था उतना कीड़ों से उत्पादन नहीं हुआ, या फिर कीड़े भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो इसने कुछ टोटकों को आजमाया। जैसे नेपाल में एक कथा प्रचलित थी कि राज्य में जो जितना अधिक झूठ बोलेगा उतना ही अधिक रेशम का उत्पादन होगा। तो इस प्रथा को नाम दिया गया पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा। तो किस चंद शासक ने पटरंग वाली प्रथा शुरू की थी? तो यहाँ पर आपके आएगा आपके राजा इंद्रचंद। इसके अतिरिक्त इसने अपने राज्य के मैदानी भागों से पटवाइयों को बुलाया था। मैदानी भागों से पटवाइयों को बुलवाया था। तो पटवाइयों का मतलब होता है वर्तमान समय पे आपके बुनकर। बुनकरों को बुलवाया। वह अपने राज्य में रेशम का उत्पादन बढ़ाकर नेपाल व चीन से स्थल मार्ग से व्यापार शुरू किया था। यह पहला शासक था जिसने नेपाल तथा चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो नेपाल व चीन से रेशम का निर्यात आरंभ किया था। तो इसके बाद अनेक राजा हुए, जैसे सुधाचंद, संसारचंद, हमीरचंद। तो उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है, तो उनको सिर्फ एक क्रम व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। इसके बाद एक और शासक हुआ जिसका नाम है आपके वीणाचंद। तो वीणाचंद को जो है हम उनकी वीरता के लिए ना याद करके हम उनकी विलासिता के लिए याद करते हैं। तो वीणाचंद का जो कार्यकाल है आपके 856 से आपके 869 ईस्वी माना गया है। तो यह कैसा राजा था? यह एक विलासी राजा था। विलासी राजा था। तो किसी किसी बुक में इनके बारे में उल्लेख है या फिर इनकी के बारे में बताया गया है कि चंद का विलासी राजा कौन था चंदों में? तो आपके वीणाचंद था। वीणाचंद के समय पर इनके जो परम शत्रु हुआ करते थे खस, तो खसों को अपना सर उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने इनकी स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। तो इनके समय पर एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था खस राजा बीजड़ का आक्रमण। बीजड़ का आक्रमण। तो इस आक्रमण में जो है खस राजा बीजड़ जीत गए। इन्होंने जो है चंदों की जो है सत्ता को समाप्त कर दिया। यहाँ से चंदों का शासन 200 वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगा। तो खसों का जो प्रशासन था वो कैसा था? आपके अत्याचार पूर्ण था। खसों का प्रशासन आपके अत्याचार पूर्ण था। तो आप देखिए, जब कोई भी प्रशासन अत्याचार पूर्ण हो तो जनता इसके लिए आवाज उठाती है या फिर राजनीतिक बदलाव की मांग करती है। तो इनके समय पर भी ऐसे ही हुआ। चंद हालांकि अत्याचारी थे लेकिन खसों के मुकाबले कम अत्याचारी थे।
तो जनता ने सोचा कि दोबारा से जो है चंदों को वापस बुलाया जाए। तो अब चंदों के वंशजों की ढूंढ खोज हुई। इनमें से एक जो वंशज थे आपके संसार चंद का वंशज वीर चंद आपके जो है आपके नेपाल में था, उन्हें बुलाने का फैसला लिया गया। तो आपके जो है 1065 में या फिर 1065 में वीरचंद को वापस चंपावत बुलाया गया। तो अब यहां पर से एक महत्वपूर्ण राजा वीरचंद आएंगे जो है, इनको 1065 या फिर 1065 ईस्वी में आपके चंपावत वापस लाया जाएगा और यहां से आपके इनका जो है कार्यकाल या फिर इनके जो है समय की अवधि आरंभ होगी। तो यहाँ पर से आपके 1065 से 1080 ईस्वी इनके कार्यकाल या फिर समय शुरू हुआ। तो इनको जो है लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान था सोन खड़ायत नामक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने इन्हें चंपावत लाने में एक योगदान दिया तथा सेना को संगठित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सोन खड़ायत को वीरचंद ने अपना प्रधान नियुक्त किया। तो प्रधान का मतलब ये होता है कि आपके सेनापति। तो किसी किसी बुक में आपको जो है इनके बारे में बहादुर शब्द का भी प्रयोग दिखाई देगा कि सोन खड़ायत किसका बहादुर था, तो आपके ये आएगा आपके वीरचंद का बहादुर था। बहादुर का मतलब भी आपके सेनापति ही होता है। तो इसके बाद सेना को इकट्ठा किया गया, वह प्रशासन की नियुक्ति के लिए आपके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर देखिए, आपने इससे पहले भाग में देखा होगा कि चौथानी ब्राह्मणों की जो है नियुक्ति किसने की थी, आपके सोमचंद ने की थी। तो ये दोबारा से आपकी नियुक्ति हो गई है, तो ये यहाँ पर आएगा पुनर्नियुक्ति। तो चौथानी ब्राह्मणों की पुनर्नियुक्ति किसने की थी, आपके वीरचंद ने की थी। वीरचंद ने सेना को इकट्ठा कर आपके खस राजा सोपाल को हराकर पुनः चंद्रवंश को स्थापित किया था। पुनः चंद्रवंश को स्थापित किया था। तो वीराचंद के समय पर चंदों का साम्राज्य 200 वर्षों के लिए खत्म हो गया था। वीरचंद के समय पर पुनः चंद्रवंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। इसके बाद छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। अब हम देखेंगे एक 17वें क्रम के राजा। तो क्रम में हम देखेंगे 17वें क्रम में, जिनका नाम है आपके नानकी चंद। तो जो है नानकी चंद का जो कार्यकाल जो माना जाता है आपके 1175 से आपके 1195 जो है इनके कार्यकाल को माना गया है। किसी किसी बुक में हमें 1177 से 1196 भी आपके दिखाई देता है नानकी चंद का जो है कार्यकाल। तो नानकी चंद वीर राजा नहीं था, लेकिन इनके समय पर एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था अशोक चल्ल। तो ये अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था आपके 1191 में। तो 1191 में जब अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ तो कौन सा चंद शासक था, आपके नानकी चंद। तो 1191 में अशोक चल्ल का आक्रमण। तो अशोक चल्ल के आक्रमण के लिए कहा जाता है कि या फिर इनके आक्रमण की जानकारी के हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक आपके हैं 1191 का बाणाहाट, आपके बाणाहाट अभिलेख। तो ये जो अभिलेख है आपके बाणाहाट, आपके उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। ये उत्तरकाशी से ही आपके प्राप्त हुआ है, उत्तरकाशी। इसके अतिरिक्त अशोक चल्ल का दूसरा हमें आपके 1209 में आपके जो है 1209 का गोपेश्वर अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो गोपेश्वर अभिलेख चमोली से प्राप्त हुआ है। तो ये 2 अभिलेख जो है अशोक चल्ल के आक्रमण को बताते हैं कि इनका आक्रमण नानकी चंद के समय पर हुआ था। इसके पश्चात अशोक चल्ल बिहार चला गया। तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अशोक चल्ल के बारे में है। जैसे कहा जाता है कि अशोक चल्ल बैरात कुल का था। बैरात कुल का था। तो ये देखिए कुल
समाज की सबसे छोटी इकाई को हम परिवार कहते हैं और परिवार को ही हम कुल कहते हैं। तो किस कुल का था? आपके वैराट कुल का था। अगर यहीं पर आएगा कि अशोक चल्ल किस वंश का था, तो यह चल्ल वंश का शासक था। चल्ल वंश का शासक था। जब अशोक चल्ल बिहार चला गया तो बिहार से भी अशोक चल्ल के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है बोध गया अभिलेख। क्योंकि बोध गया अभिलेख में, बोध गया अभिलेख, तो इस बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के शिवालिक क्षेत्र को सपालदक कहा गया है, और कहीं कहीं इसके बारे में सपालक भी बोला गया है, लेकिन सपालदक कहा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपने याद करना है कि किस अभिलेख में सपालक या फिर सपालदक कहा गया है। आपके बोध गया अभिलेख में कहा गया है, और बोध गया अभिलेख किसका है? आपके अशोक चल्ल का है। तो इसके पश्चात हम देखेंगे कि 23वें क्रम का राजा, तो अशोक चल्ल का आक्रमण जो हुआ था 17वें क्रम के राजा के समय पर हुआ था। 23वें क्रम के राजा थोहर चंद के बारे में हमने भाग 1 में देख लिया है। थोहर चंद ये कौन से क्रम के थे? आपके 23वें क्रम के थे। अब हम देखेंगे 25वें क्रम के राजा। तो जो 25वें क्रम के राजा थे, ये थे आपके त्रिलोक चंद। तो इनका जो कार्यकाल है या फिर समय अवधि है आपके 1296 मानी गई है, क्योंकि 1296 में अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। तो ये किसके समकालीन थे? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो समकालीन होना कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन इनकी एक समय पे एक महत्वपूर्ण घटना है कि इनकी नीति। तो त्रिलोक चंद की नीति कैसी थी? आपकी राज्य विस्तार वादी नीति थी। आपकी नीति थी। ये चंदों में पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नैनीताल व उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों को जीत लिया था। तो त्रिलोक चंद को इसलिए याद किया जाता है। तो नैनीताल व उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों को जीत लिया था, तो आज के भाग में हमने 25वें क्रम तक के राजा के बारे में देखा। अगले भाग में हम और आगे की सीरीज को देखेंगे। धन्यवाद।